नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, जैसे ICR, BHU, AFO, AAO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी लोगों को हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज जो हमारी एग्रोनॉमी की थर्ड सीरीज है यानी कि पार्ट 3 है, इसके अंदर हम 25 क्वेश्चनों को कराएंगे जो कि कहीं ना कहीं हर एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं और उससे संबंधित बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खरपतवार व फसल के मध्य में प्रतिस्पर्धा किस कारकों से होती है? जल द्वारा, प्रकाश द्वारा, CO2 द्वारा या उपरोक्त सभी। आप लोग देखते हैं कोई अगर हम फसल लगाए हैं, फसल के बीच में खरपतवार हो जाते हैं तो उन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा बन जाती है, यानी कि फसलों की अपेक्षा जल अधिक लेते हैं खरपतवार, प्रकाश को भी अधिक लेते हैं और CO2 को भी खरपतवार फसल की अपेक्षा अधिक लेते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे ही फसल हम लगाए हैं तो फसल लगाने के 20 से लेके 25 या 30 दिन के अंदर हम फसलों के जो बीच में खरपतवार हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा ये अधिक मात्रा में पोषक तत्व जल, CO2, प्रकाश फसल की अपेक्षा अधिक ग्रहण करते हैं। ठीक है, और जितने भी खरपतवार होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, वो C4 प्लांट्स होते हैं। ठीक है, C4 प्लांट्स होते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, काफी अच्छा काफी बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है धान की सीधी बुआई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी किस्म उपयुक्त होती है? सीधी यानी कि डायरेक्ट हम खेत में बो सकते हैं या लगा सकते हैं, ऐसी कौन सी किस्म है उसको आपको बताना है। बाकी सब जितनी भी धान की हम लगाते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पहले नर्सरी तैयार करते हैं फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। लेकिन सीधी बुआई करने के लिए सबसे अच्छी किस्म यहाँ पे पूछा है, तो क्या जया है, डोलमा है, बाला है या IC8 है? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाला। बाला जो ऐसी किस्म है जो कि धान को सीधे हम खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं, तो इसमें सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाला। और सीधी बुआई के लिए पूछता है कि कौन सी खाद उपयुक्त रहती है, तो भूरी खाद जो होती है, भूरी खाद आती है। ठीक है, भूरी खाद सीधी बुआई के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा अचयनात्मक खरपतवार नाशी होते हैं? यहाँ पे शब्द है अचयनात्मक। ये होता क्या है पहले इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा पैरासाइट यानी कि ऐसी दवा जो कि फसल के साथ साथ खरपतवार को भी नष्ट कर दे। ठीक है, खरपतवार को भी नष्ट कर दे, खरपतवार और फसल दोनों को नष्ट कर दे, उसको कहते हैं अचयनात्मक खरपतवार नाशी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी कि इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है, डाइक्वाट है, 2,4-D है, एट्राजीन है या सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डाइक्वाट ऐसा खरपतवार नाशी है जो कि फसल और खरपतवार दोनों को नष्ट कर सकता है। इसके साथ एक और याद रखेंगे, उसका नाम है पैराक्वाट। ठीक है, पैराक्वाट और डाइक्वाट ये दोनों ऐसे खरपतवार नाशी है यानी कि अचयनात्मक खरपतवार नाशी है। ये फसल और खरपतवार दोनों को साथ में ही नष्ट कर देते हैं। बाकी जितने भी खरपतवार नाशी होते हैं वो चयनात्मक होते हैं, यानी कि खरपतवार को ही चयन करके नष्ट करते हैं, हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये सब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्रोनॉमी के अगर क्वेश्चन किसी भी सिलेबस में दिया हुआ है तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसी को घुमा घुमा कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको तैयार करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार ऐसा है जो कॉफी के स्वाद को बढ़ाता है? ठीक है, कॉफी जो हम लोग पीते हैं उसके स्वाद को बढ़ा देता है, ऐसा कौन सा खरपतवार है ये आपको बताना है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, अगर आप लाइक कर रहे हैं तो हमको उत्साह होता है और वीडियो और भी अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं और भी अच्छे क्वेश्चनों को हम लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आप लोग हेल्प की ज़रूरत होती है। चलिए
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा खरपतवार है जो कॉफी के स्वाद में बढ़ाता है? दूब घास, कासनी है, या लेंटाना कैमरा है, या बथुआ है? इन चारों में से बताइए कॉफी के स्वाद को कौन सा बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कासनी। कासनी ऐसा खरपतवार है जिसका हम प्रयोग कॉफी के अंदर करते हैं, जो कि उसके स्वाद को बढ़ाता है। उसकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, और उनका प्रयोग हम कॉफी के रूप में करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। बहुत ही कम ही बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। जो लोग एग्रीकल्चर से पढ़े हैं वो लोगों के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जल, ठीक है, मृदा में वाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा कौन सा जल जो मृदा में वाष्प के रूप में पाया जाता है। बाकी जल जितने होते हैं वो तरल के रूप में होते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो जो वाष्प के रूप में जल पाया जाता है वो आपको बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या करा है, केसीय जल, गुरुत्वाकर्षण जल, या आर्द्रताग्राही जल, या क्षेत्र क्षमता जल। ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको करेक्ट आंसर पहले बता दे रहे हैं। आर्द्रताग्राही जो जल होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है, ठीक, आर्द्रताग्राही, ये जो जल होता है ये हमारा पाया जाता है वाष्प के रूप में। ठीक है, वाष्प के रूप में पाया जाता है, और ये पौधों के लिए जरूरी नहीं होता है। ठीक है, पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। और ये किसके लिए उपयोगी होता है? तो सूक्ष्म जो जीव होते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, सूक्ष्म जीवों के लिए अच्छा माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। ठीक है, उपयोगी माना जाता है सूक्ष्म जीवों के लिए, लेकिन पौधों के लिए उपयोगी नहीं पाया जाता है। और ये वाष्प के रूप में पाया जाता है आर्द्रताग्राही जल। अब यहाँ बात कर लेते हैं केसीय जल, गुरुत्वाकर्षण जल, और एक होता है क्षेत्र क्षमता जल। ये तीनों ही जो जल होते हैं ये पाए जाते हैं तरल रूप में। ये भी तरल रूप में पाया जाता है और ये भी तरल रूप में पाया जाता है। ठीक है, तरल रूप में पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पौधों को कौन सा जल उपलब्ध होता है। तो सबसे ज़्यादा जो जल उपलब्ध होता है पौधों को वो पाया जाता है कौन सा? केसीय जल। पौधों को उपलब्ध होने वाला जल कौन सा हो जाएगा? केसीय जल। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं, वाष्प जल कौन सा होता है, तरल जल कौन सा होता है। पौधों के लिए उपयोगी जो नहीं है आर्द्रताग्राही, और जो उपयोग किया जाता है पौधों द्वारा वो केसीय जल होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पडलिंग के लिए सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है पडलिंग के लिए सही नहीं है। तो पडलिंग किस में करते हैं ये आप लोग जानते हैं। धान के खेत में क्या होता है, धान का ये खेत होता है, खेत में क्या करते हैं कि पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद हम ट्रैक्टर बार बार चलाते हैं, और ट्रैक्टर के माध्यम से जो गारा बन जाता है, जो लेवा बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पडलिंग कहते हैं। ठीक है, ये तो एक चीज़ समझ में आ गई पडलिंग किसे कहते हैं। अब देखिए कि इसमें पूछा है पडलिंग के लिए सही नहीं है, कौन सी क्रिया पडलिंग के लिए सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है खरपतवार को अस्थायी रूप से नियंत्रित कर देता है, दूसरा है बीडी को बढ़ाता है, तीसरा है धान के लिए उपयुक्त खेत तैयार करना, चौथा ऑप्शन है परकोलेशन से पानी के नुकसान को कम करना। यहाँ पे सही नहीं पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि खरपतवार को स्थायी रूप से ये नियंत्रित नहीं करता। अस्थायी रूप से नियंत्रित कर सकता है लेकिन स्थायी रूप से नियंत्रित नहीं करता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और बाकी इसमें बीडी को क्या करता है? बीडी यानी कि बल्क डेंसिटी को बढ़ा देता है, और धान के लिए उपयुक्त खेत में करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, परकोलेशन से पानी के नुकसान को कम करता है, ये भी सही है। बाकी यहाँ पे ये जो है इनकरेक्ट बात है कि खरपतवार को स्थायी रूप से नियंत्रित करता है। धान के जो खेत होता है उसमें सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है कौन सी पाई जाती है? CH4, मैथेन और N2O। ठीक है, ये गैसें धान के खेत में देखने को मिलती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है MOP में पोटास की मात्रा होती है। ठीक है, पोटास की मात्रा आपको बताना है। पोटास मतलब K2O। ठीक है, K2O के बारे में बताना है। यहाँ पर K2O लिखा रहेगा, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, इसकी मात्रा बताना है आपको। तो देख लेते हैं 60%, 48%, 16% या 20%। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 60%। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर के दिया रहता है तो मतलब पोटेशियम होता है। ठीक है, क्या रहता है? पोटेशियम रहता है। अगर K2O दिया है तो मतलब पोटास होता है। ठीक है, पोटास होता है, ये आप याद रखना है। के की मात्रा अगर निकालना है तो मतलब किस सूत्र से निकालते हैं? जैसे मान लीजिए के है, के निकालना है, K2O के बारे में निकालना है तो 1.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि गुणा कर देंगे। अगर यही K2O के बारे में निकालना है तो हम क्या करेंगे? के निकालना है तो 0.83 के गुणा कर देंगे।
ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 60 के बारे में निकालना है, तो 60 इंटू 0.83, ठीक है। तो इसमें पोटास की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो गुणा करने में कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 50, यानी कि 49 के लगभग आ जाएगा, तो 50 इसका आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें MOP में K2O5, यानी कि पोटास की मात्रा बताना है कितनी पाई जाती है, तो 60% हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। किस खाद में अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है खाद के बारे में। खाद दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, एक सांद्रित खाद होती है, ठीक है, एक कौन सी होती है, सांद्रित खाद होती है, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी हो जाएगी स्थूल खाद, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, दूसरी स्थूल खाद। ये दो प्रकार की खाद होती है। तो इसमें देखते हैं नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट की बात कर लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट में पाई जाती है 3%, ठीक है। कुसुम की बात करें, कुसुम के अंदर पाई जाती है 4.9%, ठीक है। 4.9 यानी कि कुसुम की खली डायरेक्ट पूछ रहा है। अगर यही पूछता कि छिली हुई कुसुम की खाद में, तो 7.9% हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा छिली हुई कुसुम की, छिली हुई कुसुम की खाद में 7.9 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट पूछ रहा कुसुम की खली में, तो 4.9% हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद मूंगफली की खली में, ये भी आपको याद होना चाहिए, कितनी होती है, 7.2% मूंगफली की खली में खाद होती है। और यहीं रक्त की खाद में पूछ लें, तो 10 से लेके 12% तक इसमें पाई जाती है नाइट्रोजन। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 से लेके 12%। अब देखिए यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा पूछा है इसमें किस खाद में अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि रक्त की खाद में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 से 12% किस में पाया जा रहा है, रक्त की खाद में। अगर यही पूछता स्थूल खाद में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा किस खाद में पाई जाती है, तब यहाँ पर आप लगाते वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। क्योंकि कुसुम की खली, मूंगफली की खली और रक्त की खली, ये तीनों कैसी है, सांद्रित खाद है। बाकी वर्मी कंपोस्ट जो खाद है ये स्थूल खाद होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, ये आप याद रखेंगे। यूरिया है, कैल्शियम साइनाइड है, डीएपी है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही है। इन चारों में से बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि कौन सा उर्वरक कार्बनिक नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर गलती की कार्बनिक देख के तुरंत यूरिया का लगा देते हैं कि यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक नहीं है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है एग्जाम के अंदर। यहाँ पे गलती करिए चलेगा, लेकिन एग्जाम के अंदर 1% आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो यहां पे देखेंगे तो पूछा है कि उर्वरक कार्बनिक नहीं है, तो यूरिया के बारे में जानते हैं कि क्या है, ये कार्बनिक है। और क्या है, यहां पर कैल्शियम साइनाइड, ये भी क्या है, कार्बनिक है। ये दोनों कैसे हैं, ये कार्बनिक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां पे पूछा कार्बनिक नहीं है, तो डीएपी क्या है, डीएपी क्या है, ये आप लोग बताइए। डीएपी कार्बनिक नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ये कार्बनिक हो गया। इन दोनों उर्वरकों के अलावा, ठीक है, आप याद रखेंगे, इन दोनों उर्वरकों के अलावा जितने भी उर्वरक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो हो जाएंगे अकार्बनिक, ठीक है। कैसे होते हैं, अकार्बनिक। इन दोनों को छोड़ाकर, यूरिया और कैल्शियम साइनाइड को छोड़ाकर बाकी सब जितने भी उर्वरक होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके हो जाएंगे यानी कि अकार्बनिक होंगे, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, कार्बनिक हैं, ये आप याद रखें। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएपी। डीएपी हमारा एक क्या है, कार्बनिक उर्वरक नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नीम युक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा आपको बताना है। किसकी मात्रा दोस्तों, नाइट्रोजन युक्त मात्रा की। नीम युक्त उर्वरक आप लोग देखेंगे, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बताना है कितनी परसेंट होती है, 20%, 25%, 46% या 33%। काफी इजी और आसान क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 46% होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46% होती है। तो इसमें भी नीम युक्त यूरिया जो होता है इसमें भी कितना होता है, 46% इसका मात्रा होता है नाइट्रोजन की। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि 33, इसमें 25% जो दिया हुआ है ये किसका हो जाएगा, कैन का हो जाएगा। कैन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 25% होती है, ठीक है। और यहाँ पे 33% भी दिया है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो हो जाएगी आपकी कितनी,
33% हो जाएगी। यहाँ पे 20% दिया है, 20% के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि जो यूरिया होती है उसके अंदर कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो कार्बन की मात्रा आप याद रखेंगे कि यूरिया के अंदर जो कार्बनिक मात्रा होती है वो 20% होती है। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आपको हर एग्जाम में कहीं भी गलती होने की संभावना 0% रहती है। ठीक है, अगर आप लोग एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार के साथ जुड़े हैं तो कहीं आप गलती कर ही नहीं सकते। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व की कमी के कारण फूल गोभी में, किसके फूल गोभी में वीफ टेल रोग होता है। ठीक है, आपको बताना है फूल गोभी में जो वीफ टेल रोग लगता है वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। जेड की कमी के कारण, कॉपर की कमी के कारण, MO मोलिब्डेनम की कमी के कारण या FeE की कमी के कारण। तो आप लोग पढ़े होंगे, जानकार भी हैं, तो इसके बारे में यानी कि फूल गोभी में जो वीफ टेल रोग लगता है वो MO की कमी के कारण, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कमी ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अधिकता नहीं रहेगा, कमी के कारण होता है। कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग के लिए दे देता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बार बार गया हूँ, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। एसएसपी उर्वरक निर्माण होता है। ठीक है, आपको बताना है सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है, उर्वरक जो होता है, ये किससे निर्माण होता है। H2SO4 से, H2SO4 यानी कि H3PO4 से, या H2SO4 रॉक फास्फेट से, H3PO4 और रॉक फास्फेट से। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपर फास्फेट जो उर्वरक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि एसएसपी होता है, एक ट्रिपल सुपर फास्फेट होता है जिसको टीएसपी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एसएसपी के बारे में पूछ रहा है, तो सिंगल सुपर फास्फेट का जो निर्माण होता है वो किससे हो जाएगा, H2SO4 और रॉक फास्फेट से होता है। ये आप याद रखेंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा SESP का निर्माण। अगर यही पूछ लेता TSP यानी कि ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा TSP। अगर पूछ रहा है तो H3PO4 प्लस रॉक फास्फेट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता फोर्थ ऑप्शन में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मृदा में लगातार यूरिया का उपयोग करने से मृदा हो जाती है, उदासीन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मृदा कैसी हो जाएगी, मृदा अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूरिया जो होता है ये एक अमोनिकल उर्वरक है। ठीक है, इसमें अम्ल जो तुल्यांक होता है कितना होता है, 80 से लेके 84% तक अम्ल तुल्यांक इसका पाया जाता है यूरिया का। ये आप याद रखेंगे। तो अगर हम अमोनिकल उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी जो भूमि है वो कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। अगर हम नाइट्रेट संबंधी उर्वरकों का भूमि में प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी भूमि कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। ये आप याद रखेंगे। यूरिया एक प्रकार का कैसा उर्वरक है, एमाइड उर्वरक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 पूछ रहा है पौधों में क्रियात्मक और उपापचयी पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, क्रियात्मक और उपापचयी पोषक तत्वों की संख्या बताना है आपको। ठीक है, ये किसके द्वारा खोजा गया था, क्रियात्मक और उपापचयी, ये निकोलस नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, निकोलस नामक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। कब, 1961 में खोजा गया था। यानी कि क्रियात्मक और उपापचयी पोषक तत्वों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 21 हो गई। यानी कि हमारा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 प्लस 4, 17 प्लस यानी कि 17 कौन से आवश्यक पोषक तत्व और 4 जो है उपापचयी पोषक तत्व। ठीक है, कौन कौन से 4 जोड़े गए इसको भी आपको याद होना चाहिए, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है और सिलिकॉन है और V है वेनेडियम। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 17 प्लस 21 टोटल हो गए। ये आपको याद होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, तो आवश्यक पोषक तत्व कितने हो जाएंगे, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या हमारी हो जाएगी 17। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 और क्रियात्मक और उपापचयी पोषक तत्वों की संख्या 21 हो गई। कितने जोड़े गए, तो ये आपका तब ऑप्शन हो जाता 4। ठीक है, 17वां पोषक तत्व कौन सा आया, तो इसमें हो जाएगा निकेल जो होता है, ये 17वां पोषक तत्व आया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन कर रहा है नाइट्रेट का N2O गैस में वायु की अनुपस्थिति में बदलना क्या कहलाता है। ठीक है, आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का किस में बदलना, N2O में बदलना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है या वोलेटिलाइजेशन कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है या लीचिंग कहलाता है। तो काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है,
सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बदलने का कार्य कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, बेसिलस और सीडोमोनास जो बैक्टीरिया होते हैं ये इसको NO3 को N2O में बदलते हैं। धान के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान गैस जो होती है, लॉस गैस होती है, वो N2O होती है, और सबसे ज़्यादा जो गैस बनती है धान के केस में वो होती है CH4 यानी कि मेथेन होती है। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन देखेंगे 16, पूछ रहा है MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश निम्नलिखित में से कौन सी फसल में नहीं दिया जाता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू में, आलू में, शकरकंद में या सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप लोग पता है कि MOP जिसको KCl के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जितनी भी स्टार्च वाली फसल होती हैं, जितनी भी स्टार्च वाली फसल होती हैं उसके अंदर नहीं दिया जाता है, ठीक है, जैसे तंबाकू है, आलू है, शकरकंद है, इन सब फसलों में नहीं दिया जाता है MOP। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि तंबाकू, आलू और शकरकंद इनमें कौन सी उर्वरक देना चाहिए, तो उर्वरक जो देना है वो KNO3 देना है, ठीक है, पोटास, ठीक है, देना ये देना है उर्वरक, ये दिया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में दिया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चनों की संख्या अधिक है इसलिए थोड़ा हम जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। 25 क्वेश्चनों को लेके आए हैं, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है जिसके कारण अपलोड करने में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें कि मृदा में खादों का प्रयोग करने पर स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। घटती है, बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि घटती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 का निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि वायु की गति से प्रभावित होती है, ठीक है, वायु की गति से प्रभावित होती है, ये आपको बताना है। बूंद बूंद विधि, फुहारा विधि, क्यारी विधि या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फुहारा विधि जो होती है ये सिंचाई विधि की वायु अगर अधिक तेज चल रही है, यानी कि 12 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, सिंचाई की विधि प्रभावित होगी, ये आप याद रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है स्थूल घनत्व की इकाई होती है। स्थूल घनत्व को हम BD कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, या मेगा प्रति मीटर क्यूब में, या मिलीग्राम प्रति मिली क्यूब में, या फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन में दिया रहता है, यानी कि इस प्रकार से भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या मेगा ग्राम क्यूब, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 काफी इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। पर्णीय छिड़काव के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व की सांद्रता कितनी होती है। 0.05%, 0.5%, 0.5 ppm या 0.5 ग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं पर्णीय छिड़काव के लिए किसी भी अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की सांद्रता अगर छिड़कना है तो हमारा हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.5%, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही बात आता है कि यूरिया को सांद्रित रूप में अगर छिड़कना है तो वहाँ पर उसकी मात्रा आ जाती है 2%, ठीक है, कितनी मात्रा हो जाएगी, 2%। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जटिल कंपाउंड उर्वरक है, ठीक है। जटिल और कंपाउंड उर्वरक होता है क्या मेरे दोस्त, यानी कि जिसमें 2 या 3 प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, जटिल या कंपाउंड उर्वरक कहते हैं, ठीक है। ऐसा उर्वरक जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक यानी कि 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, जटिल कंपाउंड उर्वरक कहा जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं DAP में, यूरिया में, SSP में या सभी। सब लोग ऑप्शन देख के सभी ही अधिकतर मार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो पहले देख लेते हैं, हम कहें कि मतलब प्राथमिक पोषक तत्व 2 या 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, जटिल या कंपाउंड उर्वरक कहते हैं। तो जैसे हम DAP की बात करें, DAP में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है कि पोटास होता है, इन चारों में से बताइए। तो इसमें DAP में नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, लेकिन पोटास नहीं होता है। अब यूरिया की बात कर लेते हैं, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस नहीं होता है, पोटास भी नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों नहीं होते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन होता है। SSP की बात कर लेते हैं, SSP में क्या होता है, नाइट्रोजन नहीं होता, उसके बाद फास्फोरस ये होता है और पोटास ये भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 या
3 पोषक तत्व बताए थे, तो 2 किसमें आ रहे हैं, यानी कि डीएपी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, लेकिन पोटास नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। बाकी ये जो देख रहे हैं 2 ऑप्शन यानी कि यूरिया और एसएसपी, ये एकल है यानी कि स्ट्रेट उर्वरक है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन डीएपी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन का, हरी खाद को मृदा में पलटने के लिए कौन से हल का प्रयोग में लेते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। देसी हल, विदेशी हल, यम्बी हल या चीजेल हल, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हरी खाद को मृदा में पलटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यम्बी हल का प्रयोग करते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका पीछे वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, एग्रोनॉमी का आज की तीसरी क्लास है, 3rd वीडियो बनने जा रही है, यानी कि 2 वीडियो इसकी एग्रोनॉमी से संबंधित बन चुकी है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उस क्लास को जरूर देखिए। ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? राजमा है, चना है, या रिजका है, या अरहर। तो आप लोग जानते हैं कि राजमा जो होती है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, क्योंकि नाइट्रोजन बुआई के समय राजमा को 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। ठीक है, 120 किलोग्राम, जैसे खाद्यान्न वाली फसलों को 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन दिया जाता है, उसी प्रकार इसको राजमा को भी आवश्यकता होती है। और बाकी इसके अलावा, राजमा के अलावा जितनी भी लेग्यूम वाली फसलें होती हैं यानी कि दलहनी वाली फसलें होती हैं, सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न की फसल में अधिक प्रोटीन पाई जाती है? यहाँ पे अधिक प्रोटीन के बारे में पूछा है, वो भी कौन सी खाद्यान्न वाली फसलों में। तो बाजरा है, धान है, गेहूं है, मक्का है, इन चारों में से बताइए किसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि गेहूं के अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे हाईएस्ट पाई जाती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गेहूं नहीं दिया है तो इसके बाद जो प्रोटीन की मात्रा में आता है तो बाजरा का नंबर आता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता सबसे कम प्रोटीन खाद्यान्न वाली फसलों में किसमें पाया जाता है? तो चावल में पाई जाती है। ठीक है, चावल में 6 से लेकर 7% तक प्रोटीन पाई जाती है, ये आपको याद होना चाहिए, सबसे कम यानी कि। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि आज का हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम सवाल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट सवाल रहेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहना है, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहनी और दलहनी फसल दोनों है? ठीक है, आपको बताना है तिलहनी भी हो और दलहनी भी है, ऐसी कौन सी क्रॉप है? सरसों है, सोयाबीन है, मूंगफली है, या मूंग है। तो आप लोग जानते हैं कि सरसों क्या है? तिलहनी है। ठीक है, और सोयाबीन क्या है? तिलहनी और दलहनी दोनों है। ठीक है, दलहनी दोनों है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन सोयाबीन। ठीक है, और बाकी मूंगफली क्या है? तिलहनी है, ये भी तिलहनी, और मूंग क्या है? ये दलहनी फसल है। तो आपको याद होना चाहिए। तो कभी कभी पूछता है कि सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है और प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है ये 40%। ठीक है, ये 40% प्रोटीन हो गया, 20% आपका तेल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कभी कभी अनुपात में पूछ लेता है तो इसका हो जाएगा 2 अनुपात, इसका 1 अनुपात, यानी कि 2 अनुपात 1 इसमें पाया जाता है प्रोटीन और तेल की मात्रा। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, और अपने भी जितने भी आपके साथ के बच्चे हैं एग्रीकल्चर के कोचिंग कर रहे हैं या यूट्यूब पे कोई मैटर ढूंढ रहे हैं एग्रोनॉमी से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित, सब बच्चों के पास, बालक बालिकाओं को, सभी के पास ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास चलती रहती है। ठीक है, जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जामों में आपको ये कहीं ना कहीं जरूर काम देंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। सभी लोगों को